नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल से हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें कल हम ये देख चुके हैं कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था भारतीय संविधान कहना सही है या भारत का संविधान, और साथ ही हमने शासन के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी है? ये है भारतीय संविधान की। यानी कि हम जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान कोई एक दिन में नहीं बना था। इससे पहले कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे जिनकी तर्ज पर या जिनसे प्रभावित होकर संविधान अस्तित्व में आया। जब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए उनके बाद ये मांग उठने लगी कि संविधान होना चाहिए, फिर संविधान का निर्माण कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अलग अलग मांगें उठी। तो इनको हम धीरे धीरे समझेंगे एक एक क्लास में, लेकिन अभी हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे जब तक संविधान का निर्माण हुआ था तब तक ऐसी क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, यानी ऐसे क्या क्या दस्तावेज कंपनी की तरफ से आए थे जिनके आधार पर हमने संविधान को अंगीकृत किया। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्रम में हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, हम इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से आपको पता है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भारत में काफ़ी अधिक पावर्स मिल गई थी। जैसे कि उसको दीवानी अधिकार मिल गए थे कुछ क्षेत्रों के वसूली करने के, कर वसूली करने के। ठीक है, उसके बाद जो 1764 का अपना बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो ये क्लियर हो गया था कि ये भारत प्रशासन कौन करने वाला है। तो ये जब घटनाक्रम हुए उसके बाद कंपनी की जो महत्वाकांक्षाएं थी, कंपनी के जो अधिकारी थे, उनका जो महत्व है या फिर हम ये कहें कि उनका जो प्रभाव है वो भारत में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इससे भारतीय लोग, ना केवल भारतीय लोग बल्कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ की ब्रिटिश संसद, उसको भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो कंपनी की इन्हीं अधिकारों को कम करने के लिए या फिर उसकी जो बहुत अधिक प्रभाव यहाँ पर भारत में जमा रहे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए 1773 में एक एक्ट पारित किया वहाँ की पार्लियामेंट ने यानी ब्रिटिश संसद ने। इसको बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना, यानी उस पर नियंत्रण लगाना। तो कुछ नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी की गतिविधियों पर ये एक्ट लाया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्रावधान किस एक्ट के द्वारा आया, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी हम कुछ विशेषताओं को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे हुआ क्या? इससे जो बंगाल का गवर्नर था उसकी शक्ति में असीमित वृद्धि हुई। शक्ति में वृद्धि हुई। अब शक्ति में वृद्धि कैसे हुई? तो देखिए, पहले ये केवल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब इसको जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसके अंडर में कौन कौन से, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उन दोनों के गवर्नर भी इसी के अंडर में आ गए। तो क्या हुआ कि इसकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो गई, जबकि जो दोनों मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी शक्ति में कमी हुई। तो बंगाल के गवर्नर का नाम क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है कि इसके लिए जो अब ये, चूँकि इसकी शक्ति में वृद्धि हुई है तो इससे इसके कार्य में भी वृद्धि होगी, और जब कार्य में वृद्धि होगी तो इसके लिए क्या किया गया? इनके लिए यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। यानी कि जो कार्यकारी परिषद है जिसमें 4 सदस्य होंगे वो अब गवर्नर जनरल की सहायता, किसमें?
जो भी नीति बनाना है या फिर जो भी कार्य उसको सौंपे गए थे, उन कार्यों के निर्धारण में गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये गठन क्यों किया गया आप समझ गए, क्योंकि इसकी अब शक्ति में वृद्धि हो गई। पहले ये केवल बंगाल का देखता था कार्यभार, अब इस पर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी कार्यभार आ गया और इसका नाम अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा केवल, बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसके जैसी कार्य में वृद्धि हुई, शक्ति में वृद्धि हुई, तो फिर इसकी सहायता और सलाह के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया, जिसमें कितने थे, 4 सदस्य थे। ठीक है। साथ में इसमें एक और प्रावधान किया गया कि इसके तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय जो एक्ट है वो 1773 में आया, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है उसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1774 में की गई। कहाँ पर की गई, कलकत्ता में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में। किस एक्ट के तहत की गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कहाँ पर की गई, कलकत्ता में। ठीक है। अब जो उच्चतम न्यायालय था उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, उसमें न्यायाधीश थे 1 + 3, यानी कि एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था यानी चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अदर जज। अब इनके नाम क्या है, कभी कभी नाम पूछ लेता है कि उच्चतम न्यायालय, जो प्रथम उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया था, उसके चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो इस नाम को आप याद रखिए, सर एलिजा इम्पे। ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 अन्य और न्यायाधीश थे। मैंने बताया कि 1 + 3 था, यानी एक मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे, सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश और थे। इन 3 में नाम कौन कौन थे, इन 3 में थे लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ठीक है, ये 3 और थे। हालांकि ये 3 पूछे नहीं जाते, केवल मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है, तो आप ये नाम याद रखिए। अब अगला क्या है, अगला है कि कर्मचारियों का निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। पहले क्या था कि जो कंपनी के हाथ में सत्ता आई, जैसे ही वो दीवानी अधिकार उनको मिले कर वसूलने वगैरह का, तो क्या होने लगा, वो फिर भारतीयों से जो कर लेते थे उसके अलावा वो कुछ उपहार भी लेने लगे। और चूंकि देखो कंपनी अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो साथ में क्या करने लगे, वो अपना निजी व्यापार करने लगे। यानी कंपनी के जो भी टैक्सेशन वगैरह उनको देना था वो कंपनी देती थी, लेकिन उसके साथ वो कंपनी का व्यापार भी कर रहे हैं और स्वयं का निजी व्यापार भी कर रहे हैं, यानी कि डबल मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसके लिए वो भारतीयों से उपहार भी ले लेते थे या रिश्वत भी ले लेते थे। तो ये सब उनका प्रतिबंध कर दिया गया, इस यानी निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया, और भारतीयों से जो उपहार या रिश्वत वगैरह लेते थे उस सबको भी प्रतिबंधित कर दिया। यानी इनके लिए एक नियम बना दिया कि आप इस प्रकार का कोई भी उपहार नहीं ले सकते, नहीं तो फिर इनको या तो कंपनी से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर इन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। लेकिन अब यहाँ पर हमने ये देखा, जब जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी, कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि वह कौन, जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, पहला जो यहाँ का बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा, यानी अंतिम गवर्नर, वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा। यानी बंगाल का, ये दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। शब्दों को देखना है, यहाँ केवल गवर्नर है, यहाँ पर गवर्नर जनरल है, यानी उसकी पोस्ट बढ़ गई अब। तो यहाँ पर जो पहले जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे, सर वॉरेन हेस्टिंग, या फिर इनको भी बोलते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस नाम को भी आप याद रखिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था या फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें केवल यही प्रावधान थे, यही आपको याद रखनी है। अब अगला जो है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए, 1773 का चूँकि पहला एक ऐसा कदम था जो कंपनी के विरुद्ध या फिर कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। और जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो कुछ गलतियाँ या फिर कुछ कमियाँ रही जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ कमियाँ थीं, तो उनको सुधार करने के लिए
एक 1781 में दोबारा एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम से ही क्लियर है, सेटलमेंट, यानी जो पुराना एक्ट है उसको सेटल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसमें ज़्यादा कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, केवल दो ही काम के इसमें बिंदु हैं। पहला तो ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की गई। देखिए 1773 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी, लेकिन अब चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो न्याय देगा या फिर जो भी निर्णय सुनाएगा वो किस आधार पर सुनाएगा, कोई आईपीसी जैसा कोई कोड या फिर कानून तो होना चाहिए। अब जो कानून बनाया जाएगा इनके द्वारा वो अपने अनुसार बनाया जाएगा, क्रिश्चियनिटी को देखते हुए या फिर जो भी नियम कानून वहाँ चल रहे हैं उनके अनुसार बनाया जाएगा। लेकिन चूँकि भारत में बिल्कुल व्यवस्था अलग है, भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, तो यहाँ पर उनके कानून कैसे चल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार और मुसलमानों को उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ही दंड दिया जाए। ठीक है, तो पहली तो दंड की व्यवस्था इस प्रकार से कर दी। दूसरा जो था उसमें यह था कि न्यायाधीशों को न्याय करने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया। देखिए यहाँ से शुरू होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जो न्यायाधीश थे वो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसके दबाव में कार्य किया करते थे। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ये क्लियर कर दिया गया कि जो न्यायाधीश हैं वो बिल्कुल न्याय करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको किसी भी प्रकार के दबाव से कोई मतलब नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई दबाव वो सहन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कमियाँ थीं उसमें कुछ उनको फुलफिल करने की कोशिश की गई 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है, क्योंकि उस 1784 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम था सर विलियम पिट्स। ठीक है, क्या नाम था, सर विलियम पिट्स। तो उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। चूँकि इंडिया के लिए था इसलिए क्या पड़ गया, इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं थी या जो भी प्रावधान थे इसमें उनको समझिए कि कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। इसमें देखिए दो प्रकार के कार्य थे कंपनी के कि पहला तो वो व्यापार वाणिज्य करती थी, यानी अपने वहाँ से कोई सामान खरीदा ब्रिटेन के लिए या अन्य यूरोप के दूसरे देशों में भेजा करते थे, तो व्यापार का कार्य था। दूसरा उन्होंने प्रशासनिक कार्य भी उनके हाथों में आ गए थे। जैसे मैंने बताया कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद से लगभग सत्ता उनके नियंत्रण में हो गई थी। तो जो प्रशासनिक कार्य थे उनको भी वो नियंत्रित कर रहे थे। साथ में कंपनी के अपने कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये कर्मचारियों को नियुक्ति करना, कर्मचारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करना, ठीक है, या फिर जो भी जैसे सुप्रीम कोर्ट बन गया था कुछ न्याय से संबंधित मामले। तो इस प्रकार से प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों अलग अलग होते हैं। तो अभी तक क्या था कि दोनों एक ही संस्था संभाल रही थी, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इन्होंने प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया और वाणिज्य कार्य अलग कर दिए। यानी कि जो पहले जो संस्था कार्य संभाल रही थी दोनों को, वाणिज्यिक और प्रशासनिक, उसको केवल अब वाणिज्यिक कार्य दिए गए। प्रशासनिक कार्यों को अलग करके इसको किसके हाथों दे दिया गया, एक नियंत्रण मंडल के हाथ में दे दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो वाणिज्यिक कार्य थे वो किसके हाथों दे दिए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यानी नियंत्रण मंडल के हाथ में कौन से दे दिए गए, प्रशासनिक कार्य। तो इससे एक प्रावधान और स्पष्ट हो गया कि इसके द्वारा नियंत्रण मंडल का भी गठन किया गया होगा। पहले तो कार्य अलग किए तो एक कार्य तो पहले जो संस्था थी वो संभाल ही रही है वाणिज्यिक कार्यों को। ठीक है, जो प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए उनको संभालने के लिए दूसरी संस्था और बना दी जिसका नाम है नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इनको कौन देख रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इतना समझ में आ गया। अगला है कार्यकारी परिषद से एक सदस्य कम कर दिया गया। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो 1773 का एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल के देखो शक्तियों में वृद्धि हुई तो कार्य में वृद्धि हुई। जब कार्य में वृद्धि हुई तो सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक नियंत्रण मंडल का गठन कर दिया इन्होंने, जो कि 6 सदस्यीय है। अब इसके लिए क्या होगा कि 6 सदस्यीय जब ये बना दिया तो इस 4 सदस्यीय को
काम करने में इतने सदस्यों की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि इस 4 में से एक सदस्य को यहाँ पर कम कर दिया और इसको कितना रख दिया, जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय रख दिया गया। ठीक है, तो एक प्रावधान ये रखिए कि जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें से एक सदस्य को कम कर दिया, यानी अब कितने रह गए 3। 1773 के द्वारा कितने थे 4, एक कम करके अब कितने रह गए 3। ठीक है, अगला है कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र या ब्रिटिश भारत कहा गया। अब यहाँ पर देखिए कि जितना भी नियंत्रण में कंपनी के भारतीय भूभाग आ गया था, चाहे वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो या मद्रास प्रेसिडेंसी, जितना भी क्षेत्र उनके नियंत्रण में था, जिनसे वो कर वसूलते थे या फिर वहाँ पर अपनी नीति और नियम लागू करते थे, उस सभी क्षेत्र को ब्रिटिश भारत या फिर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पहली बार कहा गया। नहीं तो वैसे है कौन सा, भारतीय क्षेत्र है। कंपनी वहाँ पर अब शासन कर रही है, तो कंपनी का क्षेत्र भी नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। यानी यहाँ से इनकी मंशा थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार करना नहीं, बल्कि भारत को अपनी कॉलोनी बनाना है, यानी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। इसलिए कंपनी वाले क्षेत्रों को क्या कह दिया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ठीक है, इतना याद रखना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब अगला है 1786 का अधिनियम। देखिए इसको समझिए कि अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है। 1773 के द्वारा एक गवर्नर जनरल हो गया और 4 कार्यकारी परिषद के सदस्य हो गए, यानी कुल कितने हो गए, 5 सदस्य। अब इनको कोई निर्णय लेना होता था, वो बहुमत से लेते थे। बहुमत कितने का होगा, 3:2, यानी 3 कोई भी नियम बनाना है तो उस पर 3 व्यक्तियों का एक पक्ष में होना जरूरी है। अब वो 3 कोई भी हो सकते हैं, चाहे गवर्नर जनरल इनसाइड हो या नहीं हो। मान लीजिए ऐसा होता है कभी कि 4 सदस्य हैं, ये किसी बात को या कोई नियम बनाना चाहते हैं या किसी भी निर्णय को लेना चाहते हैं, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो चाहता है कि ये वाला नियम नहीं बने, और जबकि 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये नियम बन जाए। तो ये 3 जब एक साइड हो जाएंगे तो गवर्नर जनरल जो कि इतना पावरफुल है, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर सकता, वो नियम बन जाएगा क्योंकि इधर मेजॉरिटी आ गई। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो था उसको लगा कि इसमें तो मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब तो यदि जो सदस्य हैं कार्यकारी परिषद के वो बहुमत में आ जाएं, चाहे 3 हो जाएं या चारों एक साइड हो जाएं, तो गवर्नर जनरल की तो कोई वैल्यू नहीं बची। वो चाहेंगे वही नियम होगा, वही कानून होगा, तो फिर गवर्नर जनरल का महत्व क्या रह गया। तो इससे क्या, वो शक्ति को लेकर थोड़ा यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो 1786 का जो अधिनियम था वो लाया क्यों गया था, वो लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए। अब इस समय 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसने बोला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी कि देखो मुझे ये काम पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में हस्तक्षेप करे। अगर एक साइड सारे जो कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं वो हो गए तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं अगर कोई कानून बनाऊंगा वो लागू ही नहीं हो पाएगा। मैं कोई नियम बनाना चाहता हूँ, कोई निर्णय देना चाहता हूँ, उसकी तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या चाहिए, फुल पावर चाहिए। यानी अब तानाशाही की जन्म हो रही है यहाँ पर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को चाहिए फुल पावर। तो इसने बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट से, या तो मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं खुद निर्णय ले सकूं, या फिर मैं यहाँ का गवर्नर जनरल नहीं बनूंगा। धमकी दे दी पार्लियामेंट को। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुश करने के लिए कॉर्नवालिस को एक अधिनियम बनाया जिसको कहा गया 1786 का अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। अब वीटो पावर समझिए आप, मान लीजिए अब बहुमत से निर्णय होना है। अब सदस्य कितने हैं, देखिए 3 रह गए, तो उधर 1784 के द्वारा एक यहाँ से हटा दिया और एक गवर्नर जनरल, यानी 4 सदस्य हैं। अब बहुमत किधर है, 3-1, ये बहुमत है क्योंकि 2 और 2 पे तो बराबरी हो जाएगी। तो बहुमत केवल यही है। अगर अब ये तीनों सदस्य चाहें भी तो भी किसी निर्णय को लागू नहीं कर सकते यदि गवर्नर जनरल नहीं चाह रहा तो, क्योंकि इसको दे दिए वीटो पावर। यदि कोई नियम बनता है और गवर्नर जनरल उस पर अपनी वीटो पावर लगा का इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो नियम कभी लागू नहीं हो सकता।
इसका मतलब है अब कोई भी नियम बनाना है तो गवर्नर जनरल की सहमति होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, पावरफुल हो गया। अब ये चाहें तीनों सदस्य वो बहुमत में आ भी जाएं तो भी कोई नियम नहीं बना सकते बिना गवर्नर जनरल की सहमति के बिना। तो यहाँ से क्या मिल गई, गवर्नर जनरल को पावर मिल गई। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो गवर्नर जनरल था उसको भारतीय बलों का कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया गया। यानी कि अब इसको कौन सी पावर दे दी गई, जो मिलिट्री चीफ है उसकी पावर भी दे दी गई। यानी अब ये चाहे तो कहीं पर युद्ध करना है, कहीं पर किसी से लड़ाई करनी है तो युद्ध तो होते ही रहते थे, तो अब इसी के हाथ में पावर थी, ये चाहे तो किसी भी के साथ भी युद्ध कर सकता है। यानी कमांडर इन चीफ है, अब ये किसी को भी आदेश दे सकता है कि यहाँ पर हमें युद्ध करना है तो उनको करना पड़ेगा। तो इतना पावरफुल हो गया कौन, गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे ही अगला है 1793 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि अभी तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 के द्वारा लाए थे, इनके प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। प्रशासनिक कार्यों को किसके हाथ में दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल के हाथों में। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे वो रहते कहाँ थे, वो रहते थे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में रहते थे। तो उनको जो वेतन और भत्ते थे वो भी ब्रिटेन से ही दिए जाते थे। तो इससे उनको लगा कि ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, भारत में जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देख रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों को, और इनको वेतन भत्ते कौन दे रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है। तो इनको लगा कि हम ऐसा क्यों करें, जब कार्य इनके लिए कर रहे हैं तो फिर वेतन भी यहीं से मिलना चाहिए। तो फिर इन्होंने ये निर्धारित किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनको वेतन और भत्ते भारतीय कोष से दिए जाएंगे, ना कि ब्रिटिश कोष से। यानी अब इनके जो वेतन भत्ते हैं ये रहकर काम कर रहे हैं, भले ब्रिटेन में रहकर कार्य कर रहे हैं, फिर भी अब इनको वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाने लगे, भारतीय कोष से। यानी यहाँ से ड्रोन ऑफ वेल्थ की थ्योरी स्टार्ट होती है। अब जो भारतीय जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये इतने अधिनियम समझे। अब अगला जो अधिनियम है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम कल इनको कंटिन्यू करें, 1813, 1833, अभी काफ़ी चार्टर एक्ट आएंगे, क्योंकि यदि आज ही हम पूरा कर लेंगे तो खिचड़ी सी पक जाएगी दिमाग में। तो जितने भी पढ़ लिए हैं आज, जितने हो गए हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। कल हम इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन और है कि कल जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें कुछ नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉइज़ प्रॉब्लम अब ना हो, ठीक है। आगे से आपको अच्छी वीडियो मिले। और कोई भी आपके क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच।